क्वेश्चन नंबर 36, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं जिनको उनके ईयर से मैच करना है। फर्स्ट है चेंज इन नेम फ्रॉम फैमिली प्लानिंग टू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग 1951 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें प्लानिंग वर्ड को रिप्लेस करके वेलफेयर जोड़ दिया गया था 1977 में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये 2005 में आया था, 12 अप्रैल 2005। टारगेट फ्री अप्रोच इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये 96 में ऐड हुआ था, और इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये 2000 में। तो इसमें करेक्ट मैचिंग कौन सा होगा? ए का 3rd, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। आप यहां पर देख सकते हैं ये ऑप्शन 4 में मैच हो रहा है, 3 1 4 2। जो मैंने यहां पर बताया इसको ही इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन सैंपलिंग एरर? इसमें आंसर 3rd हो जाएगा, एरर कॉज्ड बाय टेकिंग ओनली ए सब सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। ये आंसर कैसे हुआ इसको समझने के लिए आपको सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर इन दोनों की जानकारी होनी चाहिए। यहां पर सैंपलिंग एरर का डेफिनेशन है, द एरर्स ओरिजिनेटेड ओनली फ्रॉम सैंपलिंग इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। जब आप सर्वे कंडक्ट करने के लिए सैंपलिंग परफॉर्म करते हैं तो उस सैंपलिंग के ड्यूरेशन में जो एरर अकर होता है उसे सैंपलिंग एरर कहते हैं। ये एरर किस टाइप से होता है? व्हेन इन्वेस्टिगेटर डज नॉट सिलेक्ट सैंपल दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डेटा। आप यहां से समझ सकते हैं, नोट कर लीजिए। और नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है? नॉन सैंपलिंग एरर कैन अकर एट एवरी स्टेज ऑफ द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ सेंसस और सैंपल सर्वे। तो सैंपलिंग एरर के अलावा जितने भी सारे जो एरर जनरेट होंगे वो सारे नॉन सैंपलिंग एरर कहलाते हैं। जो इस 3rd ऑप्शन से क्लियर हो रहा है कि ओनली सब सैंपल आपने सिलेक्ट किया जो पूरी तरह से सैंपल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये नॉन सैंपलिंग एरर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज नॉट कंडक्टेड? इसमें आंसर 2nd हो जाएगा, 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया था। यहां पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी फर्स्ट टाइम 1983 में, सेकंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में और 3rd 2017 में। तो इसमें आंसर 2nd सही हो जाएगा। जो 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी कंडक्ट किया गया था वो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, इस गोल को अटेन करने के लिए इस एनएचपी की शुरुआत की गई थी। ये हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस जो 1977 में कंडक्ट किया गया था, वहां इस कमिटमेंट को डिक्लेयर किया गया था। आप यहां पर देख सकते हैं, द MOHFW अवॉर्ड ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 कीपिंग इन व्यू द नेशनल कमिटमेंट टू अटेन द गोल हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। सेकंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज रिलीज्ड इन 2002, यहां पर दिख रहा है 3rd ऑप्शन में, और द लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी रिलीज्ड इन 2017। द कमिटमेंट हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD was declared in Alma Ata, located in Kazakhstan, held in 1977. National Population Policy was launched in 11th May 2000. ये आपको याद रखना चाहिए, जिसमें आंसर ऑप्शन 2nd में दिया हुआ है, ये एनएचपी का ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following combination of data sets shown below is needed to compute net reproduction rate? तो net reproduction rate को कैलकुलेट करने के लिए एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ये जरूरत नहीं पड़ती, नंबर ऑफ बर्थ बाय एज ऑफ वीमेन ये भी डेटा सफिशिएंट नहीं है, और सेक्स रेशियो एट बर्थ ये डेटा भी सफिशिएंट नहीं है, एंड नंबर ऑफ टोटल फीमेल बर्थ्स ये भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नेट रिप्रोडक्शन रेट के केस में फर्टिलिटी के साथ साथ मोर्टेलिटी को भी काउंट किया जाता है। तो इसमें आंसर 4th नंबर सही हो जाएगा। नेट रिप्रोडक्शन रेट कैन नॉट बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। ये कैसे समझ में आएगा, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। NRR टेक्स इनटू अकाउंट द मोर्टेलिटी ऑफ द मदर्स अलोंग विथ फर्टिलिटी। अभी मैंने बताया कि फर्टिलिटी के साथ साथ में मोर्टेलिटी के भी डेटा का होना जरूरी है। इट इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ऑफ फीमेल इनटू दिस क्वांटिटी।
फ्रॉम एज 15 टू 49 मीन्स उन्हीं फीमेल को यहां पर कंसिडर किया जाएगा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होंगी। यहां पर आप देख सकते हैं वेयर FXW is the age specific fertility rates considering only female birth and LXW divided by L0 is the number of person years per women in the hypothetical cohort taken from the female life table। इस female life table से इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करके रखा गया है। एंड NRR is the rate that ignores the age distribution। इस age distribution को NRR इग्नोर कर देता है। इसी वजह से जो A में लिखा है age distribution of फीमेल पॉपुलेशन ये नहीं होगा। नंबर ऑफ बर्थ बाय एज ऑफ वुमेन, इसमें कंप्लीट एज का पता नहीं चल पा रहा है कि स्पेसिफिक एज कितना है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो सेक्स रेशियो का यहां पर बात ही नहीं हुई है। और नंबर ऑफ टोटल फीमेल बर्थ, इसकी भी बात नहीं हुई है। इसके साथ साथ में मोर्टेलिटी का भी डेटा होना चाहिए। तो जितने भी इंफॉर्मेशन यहां दिए हुए हैं डेटा से रिलेटेड, ये सफिशियंट नहीं है, इसीलिए आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। यहां पर अलग अलग कमिटीज दिखे हुए हैं जिससे इसके अगेंस्ट में जो लिस्ट दिया हुआ है इससे मैच करना है। भोर कमिटी, ये सेटिंग अप 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। चड्ढा कमिटी, ये एक्सटेंसिव एजुकेशन फॉर ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इससे रिलेटेड था। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड जो एक्सटेंसिव एजुकेशन की बात की गई थी। मुडालियर कमिटी, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज। और करतार सिंह कमिटी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ए का 4, बी का 3rd, 4 और 3 यहां पर सेकंड में मिल रहा है। और भी ऑप्शन देखते हैं। 4 3 यहां 3 हो रहा है और सी का 1, तो सी का 1 आंसर सेकंड ही सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने अरेंज करके यहां पर लिखा हुआ है भोर कमिटी 1946। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, ये आपको याद रखना चाहिए। इसका पर्पस था सेटिंग अप 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। मुदालियर कमिटी, ये 1962 में आया था और ये हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी के नाम से भी जाना जाता है। पर्पज इसका था इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज। और चड्ढा कमिटी 1963 में और करतार सिंह कमिटी 1973 में। आप यहां पर देख रहे हैं कि चड्ढा कमिटी एक्सटेंसिव एजुकेशन फॉर ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड करतार सिंह कमिटी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग इवेल्युएशन। इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ये मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो रिसर्च स्टडी में काम आता है। इसमें 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड देन इंपैक्ट। यहां पर अरेंजमेंट है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड इंपैक्ट। ये मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन स्टडी में यूज होने वाला करेक्ट सीक्वेंस है। इन सबके यहां पर डेफिनेशन मैंने यहां अरेंज किया हुआ है। इनपुट, ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज होता है जैसे कि फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द स्टडी। प्रोसेस मीन्स द एक्शन और वर्क परफॉर्म्ड थ्रू विच इनपुट्स आर मोबिलाइज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। एंड आउटपुट इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म्ड टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। किसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जो प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा आउटपुट। और आउटकम क्या होगा? द शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म इफेक्ट्स ऑफ वन और मोर इंटरवेंशन आउटपुट्स। ये एक आउटकम होगा और इसका इंपैक्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए इसका इफेक्ट होगा जो प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट और अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आउटकम्स। आप यहां से नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 42, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ मोर्टेलिटी should be used to compare mortality in India and Bangladesh comprehensively in all important dimension of mortality। यहाँ पर 4 types of mortality conditions दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट है CDR crude death rate, सेकंड है IMR infant mortality rate, C है under 5 mortality and D में expectation of life at birth। तो इसमें CDR तो किसी तरीके से नहीं होगा, बाकी B, C और D इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन तीनों का ही यूज होगा।
किसी भी दो जियोग्राफिकल लोकेशन में उसके मोर्टालिटी कंडीशन को कंपेयर करने के लिए। तो इसमें आंसर थर्ड नंबर सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन्फैंट मोर्टालिटी, अंडर 5 मोर्टालिटी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, all these indicators are used to compare mortality in two geographic locations. Infant mortality rate क्या होगा? IMR counts death in children less than 1 year of age, divides by number of live births in same time period. Same time period में ऐसे children जिनका एज 1 ईयर या उससे कम हो, मतलब अप टू 1 ईयर ऑफ एज जो भी मोर्टेलिटी होगी उसे इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाएगा। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? सिमिलरली आईएमआर की तरह, लेकिन इसमें जो एज होगा वो 5 इयर्स तक हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं U5 मोर्टेलिटी काउंट्स डेथ्स इन द फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ, डिवाइड्स बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द हाइपोथेटिकल कोहॉर्ट ऑफ न्यूबॉर्न्स। जो CDR है वो काउंट करता है ओवरऑल डेथ इन ऑल एजेस इंक्लूडिंग बोथ सेक्स डिवाइडेड बाय द इंटायर पॉपुलेशन। ये एक कंप्लीट नोट है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। इसका आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट? यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में डॉरी सिस्टम को ऐड नहीं किया गया है। इसमें आंसर सेकंड नंबर सही हो जाएगा। बाकी ये तीन इसमें आएंगे। एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, एक्सेस टू डिसेंट वर्क एंड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं UN Women। इस इमेज को मैंने यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट से लिया है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग की नोट्स। कौन कौन से हैं? पार्टिसिपेट इक्वली इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स, एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जो मैंने ग्रीन में यहां पर करके रखा हुआ है ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। इस एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आए कि ये पॉइंट लिखे हुए हैं। एक्सेस टू डिसेंट वर्क, कंट्रोल ओवर देयर ओन टाइम, लाइव्स एंड बॉडीज। एंड फोर्थ नंबर है इंक्रीज्ड वॉइस, एजेंसी एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल फ्रॉम द हाउस होल्ड टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीन ऑप्शन में जो वुमेन्स का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है ये मैच हो रहा है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन ये मैच नहीं हो रहा है। एबॉलिशिंग डॉरी सिस्टम, ये यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो वुमेन से रिलेटेड है उसमें ये मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज? इसमें आंसर सेकंड होगा, 50 से 55 के बीच। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018 के अकॉर्डिंग अभी वर्ल्ड का टोटल अर्बन एरिया 55% है। आप यहां पर देख सकते हैं एज पर द वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018, 55% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज। दैट इज ग्लोबली मोर पीपुल लिव इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया का परसेंटेज क्या होगा? 45%। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरऑल 4.2 बिलियन पीपुल रिसाइडेड इन अर्बन सेटलमेंट्स कंपेयर्ड टू 3.4 बिलियन इन रूरल एरियाज। ये परसेंटेज में फिगर है और यहां पर इस अर्बन पॉपुलेशन का काउंट में फिगर दिया हुआ है। 4.2 बिलियन अर्बन पीपुल हैं और 3.4 बिलियन रूरल। वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में जो अर्बन सेटलमेंट है 2018 के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने इस ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया है। आप यहां पर देख सकते हैं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018। पूरे वर्ल्ड में सबसे मैक्सिमम जो अर्बनाइज्ड रीजन है वो नॉर्थ अमेरिका है, टोटल 82%। उसके बाद लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, ये कंप्लीट 81%। इसके बाद नंबर आता है यूरोप 74%, ओशानिया 68%, एशिया 50% एंड देन अफ्रीका 43%। मतलब कि यहां पर जो आप लास्ट में दो देख रहे हैं, एशिया में अर्बन और रूरल 50-50% का रेशियो है और अफ्रीका में अर्बन पॉपुलेशन मिनिमम है, मींस वहां रूरल सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट अर्बनाइज्ड रीजन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका और
लीस्ट अर्बनाइज्ड सेटलमेंट या मेजर रूरल सेटलमेंट, तो उस केस में आंसर अफ्रीका होगा 43%। यहां अफ्रीका का अर्बनाइजेशन 43% है, तो बाकी 57% रूरल सेटलमेंट होगा। ये डेटा मैंने कहां से लिया है आप देख सकते हैं, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन रिपोर्ट 2018 से। क्वेश्चन नंबर 45, एज पर द एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 which one of the following combinations of states is arranged in descending order higher to lower in their TFR? ये क्वेश्चन एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग पूछा गया था, जिसमें उस समय के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ ऑप्शन रहा होगा सही, लेकिन 2018 के अकॉर्डिंग यहां आंसर 2 सही होगा, एक ऑप्शन 1 एंड देन ऑप्शन 4। तो यहां दोनों अरेंजमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा, जिसमें गुजरात, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। एसआरएस के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ और होगा, लेकिन लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ 2 ऑप्शन सही हैं, तो आप इन दोनों को याद रखिए। इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट अभी करंट टाइम में एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग 2.2 है। ये 2.2 2017 में भी इतना ही था। एनएफएचएस 4 के अकॉर्डिंग इंडिया का टीएफआर ये भी 2.2 है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ड्यूरिंग 2018 बिहार हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट टीएफआर 3.2 while Delhi and West Bengal have reported the lowest TFR 1.5। टोटल 13 स्टेट ऐसे हैं जिनका TFR रिप्लेसमेंट लेवल से कम है, मींस रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 होता है, इससे भी इन 13 स्टेट के TFR कम है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में 13 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने TFR के लेवल को अचीव कर लिया है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये वही 13 स्टेट हैं जिन्होंने 2.1 से कम TFR अचीव किया है। दिल्ली 1.5, वेस्ट बंगाल 1.5, तो ये 2 स्टेट 1.5 हैं, बाकी 5 स्टेट यहां और एक यहां, टोटल 6 स्टेट ऐसे हैं जिनका TFR 1.6 है, तो टोटल कितने होंगे, 6 यहां और 2 यहां, टोटल 8। और 1.7 TFR वाले 3 स्टेट हैं, टोटल कितने हो गए, 8 + 3 11, एंड देन उत्तराखंड एंड उड़ीसा 1.8। इन दोनों स्टेट को आपको देखकर एक चीज और क्लियर होगा कि ये दोनों स्टेट ईएजी स्टेट से आते हैं, मतलब कि ईएजी स्टेट में जो सबसे मैक्सिमम टीएफआर है वो 3.2 है, वो है बिहार का। ऑल ओवर देखा जाए तो बिहार का टीएफआर 3.2 है, जो ईएजी स्टेट में भी सबसे मैक्सिमम होता है, और 2 ईएजी स्टेट ऐसे हैं जो टीएफआर के लेवल को अचीव कर चुके हैं। तो आपसे यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईएजी के कौन कौन से 2 स्टेट हैं जिन्होंने टीएफआर के लेवल को अचीव किया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, गुजरात रिमेन्स एग्जैक्टली द रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 जो टीएफआर है वो गुजरात का है। 7 स्टेट्स हैव एबव रिप्लेसमेंट लेवल, दैट इज बिहार 3.2, यूपी 2.9, एमपी 2.7, झारखंड 2.5, छत्तीसगढ़ 2.4, आसाम 2.2 एंड हरियाणा 2.2। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहां पर बिहार है, यूपी, एमपी, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, और उसके बाद आसाम और हरियाणा, इन दोनों का टीएफआर 2.2 है, मींस इंडिया के टीएफआर के इक्वल। आप यहां पर देख सकते हैं, आसाम एंड हरियाणा है द टीएफआर 2.2 विच इज नेशनल एवरेज। ये रिपोर्ट मैंने कहां से लिया है, एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 से। तो इसके अकॉर्डिंग अभी आपने देखा गुजरात ये एग्जैक्ट 2.1 है, इसके बाद उड़ीसा 1.9 है, इसके बाद केरला, देन तमिलनाडु, और यहां पर भी आप देख सकते हैं आसाम 2.2 था जो इंडिया के टीएफआर के इक्वल है, गुजरात 2.1 है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो आपका ये दोनों अरेंजमेंट एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द एनुअल परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ PM10 इन द एयर? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें ऑफिशियल आंसर की 4th दिया हुआ है
लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स मुझे नहीं मिला। जो ऑथेंटिक सोर्स है WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग PM10 का परमिसिबल कंसंट्रेशन 20 माइक्रोन पर मीटर क्यूब, ये एनुअल मीन होता है, और 50 माइक्रोन पर मीटर क्यूब 24 आवर मीन होता है। तो इसमें आंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन ग्लोबल अपडेट 2005, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी ये PM10 और PM2.5 क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। ये समझ लें कि PM2.5 का जो परमिसिबल कंसंट्रेशन है वो 10 माइक्रोन पर मीटर क्यूब एनुअल मीन होता है, और 25 माइक्रोन पर मीटर क्यूब 24 आवर मीन होता है। इस PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। आप यहां पर देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टिकल पोल्यूशन। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन द एयर। एयर में पाए जाने वाले सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स, इन दोनों का ये मिक्सचर होता है, जिसको पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकल पोल्यूशन कहा जाता है। सम पार्टिकल्स सच एज डस्ट, डर्ट, soot or smoke are large or dark enough to be seen with the naked eye. Other are so small they can only be detected using an electron microscope. आप यहां से समझ सकते हैं जो ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनको आप खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इससे भी छोटी पार्टिकल पोल्यूशन में मौजूद हैं जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। एक फिगर है, इसको मैंने इस ऑथेंटिक सोर्स से लिया हुआ है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है पाइप के समान, ये ह्यूमन हेयर है। इसका जो डायमीटर है यहां पर दिखाया गया है 50 to 70 माइक्रोन। इस बाल का एक आइडियल मेजरमेंट होता है डायमीटर का। और यहां पर जो आप देख रहे हैं फाइन बीच सैंड, जो सैंड है उस सैंड का एक पार्टिकल आप उठा करके देखेंगे, उसका जो डायमीटर होगा वो ऑलमोस्ट 90 माइक्रोन का होता है। लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर है अगर 2.5 से डिनोट किया गया है, इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 2.5 इसके डायमीटर का साइज होगा। और PM10 का मतलब है कि ऐसा पार्टिकल जिसका डायमीटर मैक्सिमम 10 माइक्रोन का हो, उससे कम हो सकता है। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डस्ट, पॉलन, मोल्ड etc। और ये PM2.5 के एग्जाम्पल में देख सकते हैं कंब्यूशन पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेटल्स etc। तो इसका जो परमिसिबल कंसंट्रेशन है WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यही है। आप यहां से नोट कर सकते हैं एनुअल मीन 20 माइक्रोन पर मीटर क्यूब और 24 आवर का मीन 50 माइक्रोन पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ए लाइफ टेबल। इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें लाइफ टेबल को कंप्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले एज स्पेसिफिक डेथ रेट की जरूरत पड़ती है। आपका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। इसी के बेस पर आप रेडिक्स डिफाइन करते हैं और उसके बाद लाइफ टेबल के डिफरेंट कॉलम्स को कंप्यूट करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में भी मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, आप यहां देख सकते हैं। फॉर कंप्यूटिंग लाइफ टेबल वी नीड डेटा ऑन एज स्पेसिफिक डेथ रेट, दैट इज QX, and on the basis of this indicator different columns of the life table are computed, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा वो LX होता है, रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल। क्वेश्चन नंबर 48, which among the following states in India has the highest percentage of scheduled tribes। ये scheduled tribes से रिलेटेड क्वेश्चन है जो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इसमें आंसर दिया जाएगा। ये 1 2 3 एंड 4 इसमें जो स्टेट का नाम दिखे हुए हैं ये क्वेश्चन पेपर में है। जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये मैंने सेंसस 2011 के रिपोर्ट से इसके डेटा को मैंने यहां पर अरेंज किया हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम छत्तीसगढ़ का है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मींस कि परसेंटेज में शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज्यादा दिए हुए जो ऑप्शन है इसमें छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा होगा, आंसर फर्स्ट। इससे रिलेटेड कुछ डेटा को मैंने और भी अरेंज किया हुआ है। इस टेबुलर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 2011, मैक्सिमम परसेंटेज लक्षद्वीप में है 94.8%, उसके बाद मिजोरम में 94.4%। तो अगर सिर्फ स्टेट की बात हो
तो मिजोरम सबसे पहले होगा, और स्टेट प्लस यूटी इन दोनों में कंबाइंड अगर पूछा जाए तो लक्षद्वीप सबसे ऊपर होगा। मैक्सिमम नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है सेकंड नंबर। शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज पंजाब में है 31.9%, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 25.2% का नंबर आता है। शेड्यूल्ड कास्ट का मैक्सिमम नंबर उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। और पूरे इंडिया में कंप्लीट एससी जो है, एससी का पॉपुलेशन, इसका शेयर 16.6% और एसटी का पॉपुलेशन 8.6%। दोनों को ऐड करेंगे तो 25% ऑलमोस्ट एससी एंड एसटी ये पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने सेंसस रिपोर्ट 2011 से लिया है। क्वेश्चन 49, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टेक प्लेस। इसमें आंसर 2 होगा, सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आता है। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड लिखा हुआ है, पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद मैं इस फिगर को भी समझाऊंगा। इट इज ए जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो पॉपुलेशन चेंज को बताता है ओवर टाइम। इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 स्टेज होते हैं जो आपको इस फिगर में भी दिख रहा है। इसमें जो ऊपर की लाइन है ये बर्थ रेट को दिखाता है, और नीचे की जो लाइन है वो डेथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। आप फर्स्ट स्टेज में देख रहे हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये दोनों मैक्सिमम है, जो यहां से क्लियर होगा। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल स्टेज, यहां पर बर्थ रेट भी ज्यादा होगा और डेथ रेट भी ज्यादा होगा। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट ज्यादा होगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू बर्थ रेट डेथ रेट में बिल्कुल डिक्लाइनिंग होगा। तो बर्थ रेट जब ज्यादा होगा उस केस में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यहां पर आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है होगा। स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी इसको कहा जाता है। थर्ड स्टेज में डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ बर्थ रेट एंड लो लेवल ऑफ डेथ रेट। आप देख सकते हैं पॉपुलेशन स्टेज बिकॉज द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एट ए फास्ट रेट। और फोर्थ स्टेज में स्टेज ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर बोथ एट लो लेवल, यहां पर दोनों लो लेवल में होगा। तो आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रिगार्डिंग, आंसर सेकंड सही हो जाएगा। द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कॉल्ड स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इसमें आंसर थर्ड होगा, 329 मिलियन हेक्टेयर्स। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो एरिया है इंडिया का वो टोटल 329 मिलियन हेक्टेयर्स है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो स्टेटस है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन जियोग्राफिकल एरिया, विच कवर 2.41% ऑफ द लैंड। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया है वो रशिया का है, उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, देन चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। इस ब्राजील की बात करें तो ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो एरिया और पॉपुलेशन दोनों में पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर है। तो पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन किसका है? चाइना, सेकंड है इंडिया, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है इंडोनेशिया एंड फिफ्थ है ब्राजील। तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल एरिया इन दोनों में भी ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो 5th नंबर पर आता है। और ब्राजील के बारे में एक और बात इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में अगर यूपी का पॉपुलेशन लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में यूपी 5वें नंबर पर आएगा और ब्राजील 6ठे नंबर पे पहुंच जाता है। मतलब कि ब्राजील की पॉपुलेशन यूपी से जस्ट कम है, या यूं कहें कि यूपी का पॉपुलेशन ब्राजील से ज्यादा है। तो आपको एक ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए। ये कंटेंट मैंने सेंसस रिपोर्ट 2011 से लिया हुआ है। तो दिसंबर 2019 के 15 क्वेश्चन जो 36 से 50 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था मैंने यहां पर प्रेजेंट किया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गेन किया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे किसी भी एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लाइक और शेयर करते रहिए और एक बार मैं फिर से कह दूं, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।